नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब मामले पर सुनवाई चल रही है, ये हम सब जानते हैं। और इसी दौरान एक मुस्लिम छात्र की ओर से वकील देवदत्त कामत ने अदालत से ये सवाल किया है कि एक सेक्युलर प्रशासन को हिजाब से दिक्कत कैसे हो सकती है। ये रूलिंग जो है वो हाई कोर्ट की है, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। दलील यह है कि अगर बाकी स्टूडेंट्स को बिंदी, कड़ा, क्रॉस या जनेऊ पहनने की इजाजत है तो फिर प्रशासन मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने के मूल अधिकार पर पाबंदी कैसे लगा सकता है। देवदत्त कामत मुस्लिम छात्रा इशत शिफा का पक्ष रख रहे थे। शिफा वही लड़की है जिन्होंने सबसे पहले कर्नाटक सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। 16 साल की इशत शिफा फरवरी 2022 में शुरू हुए विवाद का सबसे अहम किरदार है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की मुख्य याचिका इशत शिफा ने ही डाली है। इस जनवरी में उडुपी के प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज से ये हिजाब विवाद शुरू हुआ, जहां पर 6 लड़कियों ने स्कूली पोशाक के साथ हिजाब पहनने पर जोर दिया। चिकमंगलुरु सहित कई शहरों में ये विवाद शुरू हो गया और जवाब में भगवा गमछे पहनकर स्कूल कॉलेज में लड़के पहुंचने लगे। 3 दिन हालत यहां तक आई कि 3 दिन कर्नाटक में स्कूल और कॉलेज बंद रहने की नौबत आ गई। कर्नाटक हाई कोर्ट ने फिर फैसला दिया कि हिजाब धार्मिक आस्था की निशानी नहीं है और स्कूलों में प्रबंधन को अपनी पोशाक तय करने का अधिकार है। तो इस फैसले के बाद इसे चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में और अब केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है, जिसका कहना है कि इस मामले को सनसनीखेज न बनाएं। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि जब बिंदी पर, कड़े पर, जनेऊ पर, इन चीज़ों पर अगर रोक नहीं है, उनकी इजाज़त है, तो फिर हिजाब पे रोक जो है वो क्यों है। पर इसे लेकर सवाल कई हैं। ये भी है कि हिजाब ज़रूरी है या शिक्षा। सवाल ये भी है कि क्या ये मौलिक अधिकार का मामला है। क्या संस्थाओं को अपनी पोशाक तय करने का अधिकार नहीं है। हिजाब की तुलना क्या बिंदी और कड़े से की जा सकती है। क्या हिजाब धार्मिक आस्था की निशानी है। तो ये तमाम सवाल जो हैं वो अपनी जगह पर बने हुए हैं। और इस वक्त सबसे पहले मेरे साथ बात करने के लिए आशीष भार्गव मौजूद है, मेरे सहयोगी, जो इस मामले पर जिनकी नज़र है और लगातार इस मामले को आप आशीष कवर कर रहे हैं। तो इसकी जो कानूनी दांवपेच है वो आपसे हम समझना चाहते हैं आसान शब्दों में कि हुआ क्या है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है, सवाल पूछा गया है इशत शिफा की तरफ से। वकील उनके पूछ रहे हैं ये देवदत्त कामत की भाई जब आपने बिंदी, कड़े पर रोक नहीं लगाई तो आप हिजाब पे रोक क्यों लगा रहे हैं। लेकिन एक जगह पर यह भी बात आई है खबरों में कि जज साहब ने शायद ये भी कहा है कि कपड़े पहनना मौलिक अधिकार है तो कपड़े उतारना भी मौलिक अधिकार हो सकता है। तो क्या कॉन्टेक्स्ट था इसका, क्योंकि ये गलत संदेश दे रहा है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर 3 दिन हो गए हैं सुनवाई को। सोमवार को एक बार फिर सुनवाई जारी रहेगी। लेकिन यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हैं और एक लंबी सुनवाई ये चलने वाली है। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब, सवाल जवाबों का दौर बेंच और बार के बीच में चलता रहेगा। तो यहाँ पर देवदत्त कामत वो कह रहे थे कि आप किसी को, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम यूनिफॉर्म से अलग जा रहे हैं, हम तो उसी रंग का हेड गियर पहनने की मांग कर रहे हैं जिस तरीके से बिंदी लगाई जाती है, जिस तरह से कड़ा पहनते हैं, सिख लोग पगड़ी पहनते हैं। वो एक मूल अधिकार है हमारा भी और इसका पालन किया जाए। इससे किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होता है। ये घटना कल हुई थी जब देवदत्त कामत दूसरे देशों की मिसालें दे रहे थे और इसे आगे ले जाने की कोशिश कर रहे थे कि राइट टू ड्रेस में ये मौलिक अधिकार है किस तरह के कपड़े पहने और ये सरकार का जो आदेश है ये गलत है। तो इस पर जस्टिस हेमंत गुप्ता ने ये टिप्पणी जरूर की थी कि ये जो आपके दलीलें हैं ये तार्किक अंत की तरफ इस केस को नहीं ले जाएंगी। फिर सवाल ये भी उठेगा कि अगर राइट टू ड्रेस यानी कपड़े पहनने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है तो क्या फिर कपड़े उतारने का भी अधिकार एक मौलिक अधिकार हो सकता है। ये जज कह रहे थे। इसके अलावा बहुत सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं। ये भी पूछा है कि स्कूलों के लिए यूनिफॉर्म तय है और बिंदी, कड़ा जैसे है या जनेऊ है या रुद्राक्ष की माला है, ये जो तीनों चीजें हैं ये तो अंदर पहनी जाती हैं, बाहर प्रदर्शन नहीं होता है। रही बात ईयर रिंग्स की भी बात चली थी, नोज पिन की भी बात चली थी। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईयर रिंग वर्ल्ड वाइड सभी महिलाओं द्वारा पहना जाता है, उसको किसी
धार्मिक चिन्ह के तौर पर हम नहीं देख सकते। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल ये है कि आपको कोई कपड़े पहनने से अपनी मर्जी से नहीं रोक रहा है, लेकिन अगर कोई स्कूल है और वहाँ पर कोई यूनिफॉर्म तय की गई है तो आपका वो मौलिक अधिकार वहाँ पर कैसे लागू होगा? आप अपनी मर्जी से कोई भी कपड़े पहनकर नहीं आ सकते। पहले दिन की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्या इतनी छूट दे दी जाए कि स्कूल में छात्राएं जीन्स, मिडी, स्कर्ट पहनकर आ जाएं या जो वो चाहे पहनकर आ जाएं। इसमें गलत क्या है? आपके किसी अधिकार का उल्लंघन कैसे होता है? जब आप पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल के भीतर तो आप ड्रेस कोड का पालन कर रहे हैं, उसके बाद ये पाबंदियां लागू नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ पर देवदत्त कामत बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि सरकार को ऐसे मामलों में दखल नहीं देना चाहिए, ये एक मौलिक अधिकार है और कोई ऐसी ड्रेस नहीं मांग रहे हैं जो यूनिफॉर्म से बाहर की हो। सिर ढकने के लिए उसी कलर के, जिस कलर की यूनिफॉर्म तय की गई उसी कलर का एक हेड गियर पहनने की बात है, स्कार्फ पहनने की बात है, और ये ऐसा कहीं पर भी रोक नहीं है। तो सिर्फ एक कम्युनिटी पर ऐसी रोक क्यों लगाई जा रही है? तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा था कि जो आदेश दिया गया है उसका विरोध भी सिर्फ एक कम्युनिटी कर रही है और किसी कम्युनिटी को कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर देवदत्त कामत ने बहुत सारे उदाहरण भी दिए हैं। कई मुस्लिम पक्षकारों ने बताया है कि सिख पगड़ी पहनते हैं, कड़ा पहनते हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया और कहा है कि वो संविधान पीठ का जजमेंट है। कृपान, केश, पगड़ी ये सब उनके प्रथा का, उनकी परंपरा का, उनके धार्मिक अभ्यास का हिस्सा है। सिखों से इसकी तुलना नहीं होनी चाहिए। तो लगातार एक बड़ी सुनवाई चल रही है। सोमवार को 2 बजे फिर एक सुनवाई होगी और ये काफ़ी अहम मुद्दा है जहां पर एक ऐसी बात है जिस पर एक विवाद एक सिर्फ हुआ है, जिस पर हेड गियर, जिसको हिजाब कह देते हैं, स्कार्फ कह देते हैं, उसको लेकर ये पूरा मुद्दा जो शुरू हुआ है, अब सुप्रीम कोर्ट में लगातार इस पर सुनवाई चल रही है और मुझे लगता है कई दिन और भी सुनवाई चलेगी। जी धन्यवाद आपका आशीष, इन तर्कों को हमारे सामने रखने के लिए। हमारे साथ इस वक्त मेहमान मौजूद हैं। अंबर जैदी हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर अस्मा जहरा तैयबा सदस्य हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, और ज़किया सुमन सदस्य मुस्लिम महिला आंदोलन। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपने अभी बात सुनी हमारे सहयोगी आशीष भार्गव की जो इस मामले को कवर कर रहे हैं कोर्ट में। ज़किया सुमन, कोर्ट ने यह भी कहा है कि सिखों से आप इसकी तुलना मत करिए। कड़ा, कृपाण, पगड़ी वो उनकी धार्मिक आस्था, उनकी परंपरा का हिस्सा है। क्या हिजाब को की तुलना की जा सकती है बिंदी से, कड़े से? क्या हिजाब जो है वो एक तरह से धार्मिक आस्था से जुड़ा है? आपका क्या मानना है? नगमा, यहाँ 2 बातें हैं, दोनों बातें उतनी ही अहम है। पहली बात यह है कि हमारे मजहब में हिजाब या नकाब या बुर्का कंपलसरी नहीं है, ये हम सब जानते हैं। बहुत सारी आयतें हैं जहां इस लफ्ज का जहां इस्तेमाल हुआ है वो एक बैरियर के अर्थ में हुआ है, और ज्यादातर वहां कॉन्टेक्स्ट जो है वो मर्दों का कॉन्टेक्स्ट है। औरतों का कॉन्टेक्स्ट सिर्फ 2 बार जिक्र आता है। और अगर हम मॉडर्न तरीके से देखें, रैशनल तरीके से देखें, तो भी अगर ये मैंडेटरी होता तो पूरी दुनिया की सारी मुसलमान औरतें हमेशा हिजाब में होती, जो कि ऐसा है नहीं, हम जानते हैं। तो ये हमारी नानियां दादियां कोई हिजाब नहीं पहनती थी, ये भी हम जानते हैं। तो ये तो हिजाब का इंट्रिंसिक होना नहीं होना उस बारे में बात हुई। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगी कि लड़कियों को क्लासरूम में आने से रोकना हिजाब के नाम पे, ये सरासर नाइंसाफी है, ये सरासर भेदभावपूर्ण वर्तन है, और इसमें 3 राइट्स का वायोलेशन है। राइट टू एजुकेशन जो कि फंडामेंटल राइट है उसका वायोलेशन है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम का वायोलेशन है, और राइट टू प्राइवेसी का भी वायोलेशन है। तो ये मुझे लग रहा है कि हमारे देश में जिस तरह नफरत की राजनीति चल रही है और जिस तरह रिलीजियस पोलराइजेशन की राजनीति चल रही है, उसके चलते ये पूरा बवाल खड़ा किया गया है। पर आपको लगता है कि क्या ये मामला जरूरत से ज्यादा उलझ गया है? आपका क्या मानना है अंबर जैदी? हिजाब जो है वो एक तरह से एक निशानी बन गई है अभी एक विवाद की, और एक पहले से ही जो बहुत पोलराइज समाज है, जो जिसमें बहुत ध्रुवीकरण हो चुका है, बटा हुआ समाज है, वहां पर एक तरह से एक सिंबल बन के सामने आ रहा है। तो अगर ये कुछ राइट्स का वायोलेशन है, पर आपको क्या लगता है शिक्षा जरूरी है या हिजाब? क्या इन लड़कियों को भी या इनके इतना ज्यादा इस पे अड़ना ठीक है कि हिजाब, जैसा कि हिजाब बहुत मैंडेटरी नहीं है, पर्सनल चॉइस है, ऐसा नहीं कि आप इसको रिलीजियस इससे जोड़ेंगे कि हमारे धर्म में ये बहुत अनिवार्य है, ये सब जान रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इसमें पॉलिटिक्स ज्यादा है? ये बात स्कूल और उन अभिभावकों के बीच, पेरेंट्स के बीच सुलझाई जा सकती थी आपसी बातचीत से। इसको कोर्ट में ले जाना, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज की एंट्री।
जी बिल्कुल नगमा जी, आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल और बेहतरीन बात भी कही है अपने इस सवाल में। हमारे देश में जो 6 मौलिक अधिकार हैं, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक, तो वो जिसमें हम समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और इसमें जितने भी हमारे 6 मौलिक अधिकार है, अगर हम उनकी बात करें तो बच्चियों के लिए शिक्षा सबसे जरूरी होती है। और जिस तरह से इस पूरे मामले का पॉलिटिसाइजेशन किया गया है, चाहे हम पीएफआई के इन्वॉल्वमेंट की बात करें, अगर 6 स्टूडेंट्स इस तरह की बात पर्सनली सुलझाने की कोशिश की लेकिन उसको सुलझाया नहीं गया, इसको बहुत ज्यादा टूल दिया गया, अननेसेसरी टूल दी गई, उसको इतना बड़ा बना दिया गया कि इतनी जरूरत नहीं थी। क्योंकि हम जिस तरह से देख रहे हैं, पहले ही देश में उन्माद फैला हुआ है, और इस तरह से जो हिंदू मुस्लिम के बीच जो खाई है, और जिस तरह से एक के बाद एक इस तरह के विवाद और मसले उठकर आते हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है। और हम जब मुसलमान समाज की एजुकेशन की या लिटरेसी रेट की बात करते हैं, तो वो पहले ही जो आंकड़े गंभीर स्थिति दर्शाते हैं। ऐसे में हम जब बदलाव की बात करते हैं या सामाजिक उत्थान की बात करते हैं, रिफॉर्म्स की बात करते हैं, तो एजुकेशन सबसे ज्यादा पावरफुल एक वेपन होता है जिसमें हम सुधार या एक बेहतर समाज की परिकल्पना कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से पूरा हिजाब विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पे जिद वाली बात हो गई है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हिजाब एसेंशियल टू इस्लाम नहीं है, और ऐसी हमारी कोर्ट्स की भी अलग अलग हाई कोर्ट्स की रूलिंग रही है, जिसमें बॉम्बे, मद्रास हाई कोर्ट्स, और फिर उसके बाद कर्नाटका में भी कोर्ट ने इस बात को माना। तो मुझे लगता है कि इस पे इतना ज्यादा इसको टूल देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको राजनीति करनी है तो और बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर आप बात कीजिए। जो ग्राउंड पर इश्यूज हैं आप उसकी बात कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के इश्यूज जिनको उनको आप रिलीजियस कलर देके आप पूरे देश में इस तरह की स्थिति क्रिएट करना, और जो इंटरनेशनल जो एंटी इंडिया फोर्सेस है उनको भी एक मौका मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों से बचना चाहिए, और गैर जरूरी मसलों पर उनका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, और उनको अननेसेसरी टूल देने की जरूरत नहीं। डॉक्टर आसमा जहरा के ओपिनियन चाहूंगी, क्या ये गैर जरूरी मुद्दा लगता है आपको? आपको लग रहा है कि जरूरत से ज्यादा इसे टूल दिया जा रहा है, इसे सिर्फ बंटवारा हो रहा है, और जो बुनियादी सवाल है कि शिक्षा मिलनी चाहिए, एजुकेशन, वो नहीं हो रहा और इसको बड़ा किया जा रहा है मामले को? जी, दो बातें हैं जो मैं यहाँ पे रखना चाहती हूँ। पहली बात जो कही गई कि हिजाब इस्लाम में जरूरी नहीं, ये सरासर गलत और झूठी बात है। और इस्लाम में क्या जरूरी है, क्या इस्लाम में हमारे लिए कंपलसरी है, ये हमारे जो होली बुक है और हमारे प्रॉफिट के जो टीचिंग्स हैं वो बताते हैं। जो लोग इस पर अथॉरिटी नहीं है वो इस तरह की जो बात कहते हैं वो तो यानी कोर्ट को भी मिसलीड करते हैं और मासेस को भी मिसलीड करते हैं। तो ये बात समझनी चाहिए। मैं बीच में जरा सा आपको टोक रही हूँ, मैं एक मिनट जरा सा आपसे क्लैरिफिकेशन चाहती हूँ, क्योंकि कहा गया जो बेसिक टेनेट्स ऑफ इस्लाम हैं, जो पिलर्स ऑफ इस्लाम, उसमें हिजाब की बात नहीं है। जी, यही बात आज कोर्ट के सामने भी कही गई कि कुरान जो हमारी बुक है, कुरान का हर हुक्म मानना हमारे लिए जरूरी है। और एडवोकेट पाशा ने यही बात कोट की कि वर्स नंबर 59 जो सूरह निसा की है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ओबे व्हाट इज टोल्ड बाय अल्लाह। अल्लाह ने जो बात कुरान में कही है उसको भी मानो, और रसूल ने तुमको जो बात कही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी मानो। तो दोनों बातें मानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। अब जो कुछ लोग नहीं ओढ़ते हैं, अपने आप को नहीं कवर करते हैं, उनको बेस बनाकर बाकी के सब बहनों को, लड़कियों को ये नहीं कहा जा सकता कि क्योंकि शी इज ऑल्सो मुस्लिम, वो भी मुसलमान है, वो सर पे नहीं ओढ़ती है, तो लिहाजा आप क्यों इसके लिए बहुत ज्यादा जिद कर रहे हैं, इस तरह वाली बात। असल बात यह है कि इस्लाम में हिजाब हर नारी को ओढ़ना है। जो नहीं ओढ़ेगी वो गुनाह करेगी, सिन करेगी, और उसके लिए जहन्नुम है, यानी कि हमारे अकीदे में है, हमारे बिलीफ में है कि इसके बाद एक जिंदगी होगी। आप सोचिए, वो लड़कियां गेट के बाहर ठहरी हुई हैं, उनको ठहरा दिया गया गेट के बाहर, उनको एग्जाम लिखने नहीं दिया गया। 22,000 लड़कियां एग्जाम से महरूम रही, और तकरीबन 1 लाख लड़कियों ये बहुत गलत है कि लड़कियां एग्जाम से महरूम रही, उनको पढ़ने नहीं दिया गया। ये एक फंडामेंटल राइट का वायलेशन है डॉक्टर आसमा। पर मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि अगर इतना ज्यादा ये जरूरी है तो इतने सालों से यहाँ पे हिजाब का इतना चलन नहीं था। इस्लाम में जरूरी है, पर हमने ये देखा, जैसा ज़किया सोमन कह रही थी, कि हम लोगों ने, सब लोगों ने अपने घरों में देखा है कि इतना ज्यादा ये था नहीं, ये लेट एंट्री है। और दूसरे कि फिर स्कूलों में ये मामला, कॉलेजों में कभी क्यों नहीं उठा? मुसलमान लड़कियां पहले भी पढ़ती रही हैं कि हिजाब पहन के जाएं, तो ऐसा तो था नहीं, लोग फिर भी पढ़ते थे।
जी देखिए, जकिया सुमन किस खानदान से आती है हम नहीं जानते, लेकिन आप इंडिया के जो बड़े घराने हैं जैसे कि नदवा है, देवबंद है, आपकी जो हमारे इतनी रिलीजियस स्कूल्स और सेमिनरीज हैं, वहां के ये किस जितने बात की घरानों की बात है? जितनी औरतें आप देखें, या फिर 1400 साल पूरी इस्लामिक हिस्ट्री देखें, आप दुनिया में 54 मुस्लिम कंट्रीज में वहां की सारी मुस्लिम वुमेन को देखें, मुस्लिम वुमेन आप कैसे पहचानते हैं? हाउ डू यू नो? आपको कैसे पता चलता है ये मुस्लमान औरत तो है? वो क्या जब ये सर पे स्कार्फ क्या दुपट्टा क्या ये ओढ़ती है पहचानना या जरूरी वो है? बुर्का क्या पहनती है, रिलीजियस तो ये सिंबलिज्म हमारी जरूरी पहचान है? है। मैं आपसे फिर पूछना मुसलमान चाहती हूँ दिखना डॉक्टर जरूरी है आसमा, या मुसलमान एक होना सेकेंड, ज्यादा डॉक्टर जरूरी आसमा है? एक सेकेंड, जाकिया सुमन आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी? हम जैसे फ्रांस जैसे सेक्युलर मुल्क भी देखते हैं जहां पर किसी भी तरह का रिलीजियस सिंबलिज्म जो है वो अलाउड नहीं है, तो वहां पे भी मुसलमान रहते हैं और वहां भी इस बात को लेकर प्रॉब्लम है। पर डॉक्टर जाकिया आपका क्या जवाब है? डॉक्टर आसमा एक मिनट, जाकिया से मैं पूछ रही हूँ जी। सो हमारे देश की जो सेक्युलरिज्म है वो फ्रांस के जैसी सेक्युलरिज्म नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि हमारा देश एक बहुल मल्टीफेथ देश है। सो हमारे देश में संसद में एमपीज भी बैठते हैं भगवा पहन के, चीफ मिनिस्टर भी बैठते हैं भगवा पहन के, लेकिन हमारी इस तरह की एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। लेकिन जो ये बातें कही गई वो साफ जाहिर है कि पितृसत्ता की सोच से भरी बातें हैं, मिसोजिनी से भरी बातें हैं। और ये क्यों कौन होते हैं तय करने वाले कि कौन मुसलमान है और कौन इस्लाम के बारे में जानता है? इनका कॉपीराइट नहीं है इस्लाम के ऊपर। ये साहिबा को मैं हमेशा, कभी आज तक मैंने उनको जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं उनको देना चाह रही हूँ कि इस्लाम आपकी जेब में रहने वाली, आपकी कॉपीराइट की चीज नहीं है। आप सबसे बड़ी डिससर्विस कर रही है इस्लाम को, क्योंकि आपको राइट्स के बारे में समझ नहीं है, ह्यूमन राइट्स के बारे में समझ नहीं है। आप जैसे लोगों की वजह से इस्लाम का नुकसान होता है, मुसलमानों का नुकसान होता है। तो आप अपनी जेब में रखिए, आप अपना मन घड़त इस्लाम आप मुझे मत सिखाइए। आप कुछ जानती है कुरान तो बता नगमा यहाँ और लड़कियों के भविष्य से खिलवाड़ आप हो जो रहा है, है, अगर कुछ जानती लड़कियों है के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। डॉक्टर आसमा मैं आपको बोलने का मौका दूंगी, आप सुन लीजिए, क्योंकि आपने उनके खानदान की भी बात की, कई बातें कही हैं, उनको आप रिस्पॉन्ड करने दीजिए, फिर सुनिएगा, बोलिएगा जी। तो लड़कियों के भविष्य के साथ यहाँ खिलवाड़ हो रहा है। ये लड़कियां जिनकी माएं, जिनकी नानियां, दादियां हिजाब नहीं पहनती थी, आज उनको ये कहा जा रहा है समाज के द्वारा या पेरेंट्स के द्वारा, पेरेंट्स पे प्रेशर लाया जा रहा है कि अगर आप हिजाब नहीं पहन सकते तो बेशक आप स्कूल मत जाओ, आप कॉलेज मत जाओ, आप एग्जाम मत दो, यानी कि आप घर में बैठे रहो, आपकी शादी कर दी जाएगी। तो यहाँ लड़कियों के भविष्य के साथ जो इस प्रकार की पितृसत्ता की सोच है जो इस्लाम के नाम पे चल रही है, खिलवाड़ हो रहा है लड़कियों के भविष्य के साथ। और उसका दोष मैं इन साहिबा और इनकी तमाम कौम जो इनकी तरह सोचती है उसको मैं ये दोष दूंगी। नॉट ओनली दैट, जो आज एक पूरा धार्मिक ध्रुवीकरण का माहौल है उसमें बिल्कुल मसलेहत की कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जिस तरह से पेश आ रहे हैं, जिस तरह से अपनी बातें रख रहे हैं, उस तरह से समाज में और विभाजन हो रहा है और इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है इनकी हरकतों की वजह से। ठीक है डॉक्टर आसमा, आपका जवाब। कौम का नुकसान, डॉक्टर आसमा आपका जवाब, इस तरह से इस्लाम की और डिससर्विस है, दूसरे के एक दबाव बन रहा है उन परिवारों पर, उन बच्चियों पर, ये पॉलिटिसाइजेशन है, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का दखल है और इसको लेकर ये एक बन गया प्रेशर कि आप हिजाब अगर पहने नहीं दिया जाए तो अपना जाए स्कूल कॉलेज, तो किसको नुकसान हो रहा है? ये बात बिल्कुल गलत पेश की जा रही है। ये लड़कियां खुद अपने इस मुल्क के, यहाँ के संविधान के अधिकार के लिए वो अपने तौर पर कोशिश कर रही हैं। उनके साथ जुल्म हो रहा है, उनको क्लासरूम्स के बाहर खड़ा किया गया, उनको सीढ़ियों पे बिठाया गया। जो हरकतें वहां की स्कूल मैनेजमेंट ने की पूरी दुनिया ने देखी। इस वक्त हमारे मुल्क का जो इमेज खराब हो रहा है वो ये जो राइट विंग आइडियोलॉजी की बिल्कुल गिरी हुई सियासत है, जो पूरा बांटने पे तुले हुए हैं, वो हमारे तलाक पे पीछे पड़ते हैं, कभी हमारे हिजाब पे पीछे रहते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, ये जो सोच है वो जहां से आ रही है, असल उसको एड्रेस जी 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 मैं आपकी बात समझ रही हूँ। आप जो कह रही हैं राइट विंग पॉलिटिक्स की, वो बात जाकिया सुमन ने भी की और उस बात में सच्चाई भी है कि हम ऐसे मुल्क में हैं जहां पर अगर पार्लियामेंट में लोग भगवा पहनकर आ सकते हैं तो फिर ये सवाल उठेगा कि क्यों, वो भी तो एक रिलीजियस आइडेंटिटी को जाहिर करता है, तो स्कूल में लड़कियां हिजाब क्यों नहीं पहन सकती? पर सवाल ये भी मैं आपसे पूछ रही थी कि ये ऐसा अगर मैंडेटरी या जरूरी रहता तो इतने सालों से मुस्लिम औरतें, लड़कियां स्कूल और कॉलेज में पढ़ती रही हैं, तो ये सवाल उठा नहीं। पर अंबर जैदी, आपका इसके ऊपर क्या सोच है? यहाँ थोड़ा रिस्पॉन्ड करने दें।
जी कि बोलिए। जब इन्होंने एडमिशन लिया और जब इन लोगों ने पूरा 1 साल मुकम्मिल किया, दूसरा साल मुकम्मिल किया, इम्तिहान के टाइम पर आप ये रूल लाते हैं और पुलिस को गेट पे ठहरा देते हैं, क्या ये सही है? एट द टाइम ऑफ एडमिशन ये लड़कियां नहीं, वो सही नहीं है। ये बात, ये एग्जाम देने देना चाहिए था। ये बात अभी ज़किया सोमन ने भी की कि उन्हें ये रोकना, उनकी फंडामेंटल राइट को डिनाई करना है, पर इसके ऊपर और भी सोच है। मैं यही बात समझना चाह रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि इस हिजाब को इतना बड़ा मुद्दा बनाया जाए और इसको इतना बड़ा मुद्दा या उसका पोलिटिसाइजेशन करके क्या फायदा हो रहा है। हालांकि फंडामेंटल राइट्स का डिनायल है यहाँ पर। अंबर फंडामेंटल राइट्स हैं, हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। हम फंडामेंटल राइट्स में हिजाब नहीं आता, फंडामेंटल राइट्स में एजुकेशन आता है, समानता का अधिकार है, समान एजुकेशन का अधिकार है। और जिस तरह से आप बात करेंगे कि हिजाब पर बात होती, तलाक पर बात होती, तलाक पर बात नहीं होती, तलाक के गलत तरीके पर बात होती है। और हम जिस देश में रहते हैं जहां पर सबको समानता का अधिकार है, अगर तलाक गलत तरीके से होती है तो जरूर सवाल उठेगा। आप लोगों से, आपकी ऑर्गेनाइजेशन से सवाल होना चाहिए कि आप इतने दशकों से हैं, आपने मुस्लिम समाज की औरतों के लिए और बेटियों के लिए उत्थान के लिए क्या काम किया? जीरो। लेकिन अब सवाल जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, हिजाब को लेकर सवाल आ रहा है। हिजाब एसेंशियल टू इस्लाम नहीं है, ना ही वो एक फंडामेंटल राइट है। हमारा कपड़े पहनने का फंडामेंटल राइट जरूर हो सकता है। और जब हम बात करते हैं कर्नाटका के केस की पर्टिकुलरली, तो जितनी भी ये लड़कियां थी थी, लेकिन एक एजेंडा के तहत उन्होंने हिजाब स्कूल में पहनना, क्लासरूम में पहनना शुरू किया और उसको प्रोटेसाइज किया, फिर वो PIL कोर्ट में डालती हैं। तो कौन इस पूरे मुद्दे को सेंसेशनलाइज कर रहा है, पोलराइज करने की कोशिश कर रहा है? तो आपको ये अनबायस्ड होकर सोचना पड़ेगा। अगर वाकई में आप लोग चाहते हैं कि समाज का उत्थान हो, तो बेटियों के लिए सबसे जरूरी होती है एजुकेशन। लेकिन उनके माँ बाप और वो लोग जो इन ऐसे लोगों की हिम्मत अफजाई करते हैं, वो हिजाब पे ज्यादा फोकस है, लड़कियों पे को घर बैठाना है लेकिन पढ़ाना नहीं है। जबकि कुरान की सबसे पहली आयत है इकरा। लेकिन नहीं, आपने कहा कि हमें जरूर हमारे कुरान में जो हमारे नबी ने कहा है वो हमारी सोच है, फॉलो करना। और तो सबसे पहली कुरान की आयत है इकरा, लेकिन उस पे जोर नहीं है। लेकिन आपको हिजाब पे जोर करना है, क्योंकि आपको जो हमने ही मेहनत की है और हमारी लड़कियां इस वक्त स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल पे टॉप कर रही हैं। आज भी लाखों औरतें, लाखों मुस्लिम महिलाएं पहनकर लड़कियां परेशान हो रही हैं। जी, हमारी डॉक्टर आसमा, ये कहा गया पहले भी कि एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है और इसलिए औरतों को हिजाब के लिए मजबूर किया जाता है ज्यादातर। क्या मैं यहाँ पे जवाब दूं? हाँ जी, बोलिए। जस्ट रिस्पॉन्ड टू। देखिए, ये आपकी सोच है। आप समझती हैं कि घर वाले मजबूर कर रहे हैं या फिर उनके जो मर्द हजरात हैं वो बिल्कुल दबाव होता है, दबाव होता है। हर लड़की इस वक्त पढ़ना चाहती है, पढ़ रही है और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में वो अपना मुकाम, अपनी जो परफॉर्मेंस है उससे वो अपने आप को प्रूव कर रही है। और इस वक्त भी जो हिजाब के लिए जदोजहद कर रही है, कोशिश कर रही है, वो गर्ल स्टूडेंट्स ऑन देयर ओन अपने तौर पर वो कह रही है कि हम अपना हिजाब भी नहीं छोड़ेंगे और हमको इस मुल्क में फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 25 रिलीजन का राइट हमको देता है और फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस भी है। और एज ए वुमेन हमको अपनी लाइफ की डिग्निटी, हमारे हक है। इस मुल्क का संविधान जो है उससे ये मुल्क चलेगा। किसी और के इंटरप्रिटेशन पे, किसी और के कहने पे हम अपने कपड़े चेंज। डॉक्टर आसमा, हमने आपकी बात सुनी। हमारे पास इतना वक्त है, पर मैं ज़किया सोमन और अंबर को रिस्पॉन्ड करने के लिए एक लाइन में अगर आप अपनी प्रतिक्रिया दे पाएं कि इसमें काफी बंटवारा है इस बात को लेकर, मुद्दा पॉलिटिसाइज्ड है। जी ज़किया सोमन। हिजाब पुरुष प्रधानता का प्रतीक है। हमारे मजहब में यह भी कहा गया है कि वक्त के साथ चलो, आगे बढ़ो, कॉन्टेक्स्ट के साथ इवॉल्व करो। ये हमारा मजहब ही हमें सिखाता है। सो ये हिजाब की जो बात है, ये पीछे ले जाने वाली बात है, ये लड़कियों को घर में कैद रखने वाली बात है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ की बात है। तो मैं चाहूंगी आज लड़की को जरूर लगता होगा कि वो उसकी चॉइस है, लेकिन जिस दिन वो एम्पावर हो जाएगी, अपने आप इंडिपेंडेंट सोचने पे सक्षम हो जाएगी, उसे रियलाइज होगा कि इन चीजों ने कैसे उसके पैर जकड़ रखे थे और कैसे उसको उसके एजुकेशन से और उसके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट से वो महरूम रही थी। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि हम जो ये लड़कियों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ है, इस पे रोक लगाएंगे। हम आगे जाने की सोचेंगे, लड़कियां आगे बढ़ेगी तो मुस्लिम समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। जी अंबर, आपका क्या मानना है?
जी, और एक अफसोसजनक जो बात कही मैडम ने, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की, उन्होंने कहा कि जो लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां हिजाब नहीं ओढ़ती हैं वो गुनाह करती हैं, वो दोजख में जाएंगे। तो कोई भी हिजाब का टुकड़ा किसी का कैरेक्टर डिसाइड नहीं करता। हमारी नियत, हमारे अमाल बहुत अहम होते हैं। और पहले ही जब आप बुर्का हिजाब की सोच महिलाओं पर, बच्चियों पर बचपन से थोप देते हैं और ये कह देते हैं कि आप दोजख में जाएंगे, तो फिर कहाँ पे उनके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो बच्चों पर इस तरह की चीजें थोपते हैं उन पर बैन लगना चाहिए, और उनकी जो प्रीचिंग है उस पर बैन लगना चाहिए, क्योंकि हमारा देश सेक्युलर है और हर इंसान को, हर बच्चे को अपनी मर्जी से अपनी एजुकेशन और अपनी धर्म चुनने की आजादी है। तो इस तरह की सोच मुझे लगता है अलगाववाद को बढ़ावा देती है, और देश में आज जो अंजाम है ऐसी चीजों से बहुत तो ज्यादा जो माहौल है ऐसे में अलगाववाद को और बढ़ावा देती है। और बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि ये मामला जो है कि कहाँ जाएगा। हिजाब क्या औरतों को पीछे ढकेल रहा है, या ये एक तरह की आज़ादी है, उन्हें उनका फ्रीडम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। 1993 के बम धमाके के दोषी और फांसी की सजा दिए गए याकूब मेमन की कब्र पर विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी नेता राम कदम ने एक फोटो जारी कर देशद्रोही की कब्र को मजार के रूप में स्थापित करने का आरोप लगाया है और इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकार को दोषी ठहराया है। याकूब मेमन को साल 2015 में नागपुर सेंट्रल जेल में फांसी की सजा दी गई थी, लेकिन उसके शव को मुंबई में मरीन लाइंस में बड़ा कब्रिस्तान में दफनाया गया था। कब्रिस्तान के चेयरमैन शोएब खतीब ने मीडिया को बताया कि वहां को मजार नहीं बनी है, मिट्टी गिर रही थी इसलिए पक्का घेरा बनाया गया है। लेकिन उसमें मेमन परिवार की कई कब्रें हैं, सिर्फ याकूब मेमन की नहीं। शुएब ने माना कि गुस्ल के लिए वहां लाइट लगाई गई थी, लेकिन अब जब विवाद हुआ है तो निकाल दी गई है और ये भी साफ किया है कि याकूब मेमन देशद्रोही था, उससे उनकी कोई सहानुभूति नहीं है। जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उनके साथ राहुल गांधी का दल और शरद पवार जी का दल सत्ता साझा कर रहा था। उनके अगुवाई में यह कब्र मजार बन गई, उसे मार्बल लगाया गया, चारों ओर से एलईडी लाइट लगाई गई, सिक्योरिटी रखी गई। तो उद्धव ठाकरे खामोश क्यों थे? उनके खामोशी के पीछे क्या राज था? क्या किसी आतंकवादी की कब्र को इस प्रकार से मजार बनाना उचित है? कि ये जो न्यूज चली है, ये इस न्यूज के अंदर कोई हकीकत नहीं है कि याकूब मेमन के लिए मार्बल लगाया गया, याकूब मेमन के लिए लाइट लगाई गई या उसके लिए कोई स्पेशल कुछ किया गया। ये एक कॉमन प्रोसेस है जो बड़े कब्रिस्तान के अंदर बहुत सी कब्रों के ऊपर मार्बल लगाया गया है। और ये जो लाइट वाली वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ये बड़ी रात के टाइम पे जो शबे बारात के वक्त पिछले 3 साल में कोविड के वजह से नहीं हुआ था, ये मर्तबा पूरे कब्रिस्तान को, सिर्फ बॉम्बे के बड़े कब्रिस्तान को ही नहीं, पूरे बॉम्बे के कब्रिस्तान के अंदर ये सुविधा की गई थी कि हम जब हमारे मरहूमीन के लिए आते हैं तो उनके लिए, उनके खुशी के लिए, उनकी ईद के तौर पर हम मनाते हैं। तो ये सब चीजें जो है, ये जो वायरल हो रही है, हम याकूब मेमन के लिए कोई सिंपैथी नहीं है, उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान किया था, हम क्यों उनके लिए ये सारी चीजों की सुविधा देंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा है कि उनसे बेहतर दोस्त भारत के लिए कोई नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि क्या दूसरे राष्ट्रपतियों के मुकाबले उनके वक्त भारत से रिश्ते ज्यादा बेहतर थे, जवाब में उन्होंने कहा वो भारत के सबसे अच्छे दोस्त हैं और इसकी तस्दीक खुद पीएम मोदी कर सकते हैं, जिनके नेतृत्व में भारत अच्छा कर रहा है। Allowed chair and president. What's going to be your number one priority, especially when it comes to for America first and then for India? For America, energy independence. For India, India is doing just fine with your great Prime Minister Modi, my friend. Okay. For America, I can only speak for America. We're going to be energy independent. We're going to have a great economy, roaring economy again, which we don't have right now. Okay. We set every record on jobs. We've never had an economy like the economy that I had. But we'll bring back energy independence, and we will do things that we haven't been able to do in the last 2 years. Vasu, I'd like to say something on there. On India, yes. I've always said, okay, I've stated this. President Trump is Reagan on steroids. If you look at
the first 3 years of the economy, 7 million jobs added in 3 years. Okay. 3.5% unemployment, $6,000 per household income increase. 401ks doubled. Okay. Okay? There is nobody, I'm a student of history. There's nobody in the 20th century who was a better president than President Trump. And if in 2024, if President decides to run, Sure. it's going to be a landslide. And I think And how would you- yes. India has never had a better friend than me. I don't believe that, and that's one of the relationships that, I've formed. But India has never had a better friend as president than me, and with my relationship with your Even Prime compared Minister. to previous Democrat I President Obama, then Biden now, no? I think my relationship, you'll have to ask Prime Minister Modi, but I don't think you've ever had a better relationship than you had with President Trump. असम की पुलिस ने तस्करी करके ले जाए जा रहे कई जानवरों को बरामद किया है। इनमें दुर्लभ प्रजाति के कई जानवर शरीक हैं। पुलिस ने जिन जानवरों को बरामद किया है उनमें एक छोटा वाल्बी, चिंपैंजी, दुर्लभ बंदर और कछुए हैं। कुल मिलाकर 40 ऐसे जानवरों को बरामद करने का दावा पुलिस कर रही है। इस सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच से ये पता चल रहा है कि इनको नागालैंड से लाया गया है।